चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमसी मिश्रा सर हमारे साथ हैं, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये हेल्थ रेगुलेटर के लिए अब थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सचेंज हुआ है लेटर्स का मिनिस्ट्रीज में, सेक्रेटरी लेवल पर, तो ऐसा लग रहा है कि अब हेल्थ रेगुलेटर की तरफ आ रही है और इसके पीछे का कारण बताया गया है इंश्योरेंस फॉर ऑल। थोड़ा सा बताएं सर कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। आज से नहीं, इसकी ज़रूरत काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही है बट आया नहीं। थोड़ा सा बताएं सर कितना इंपॉर्टेंट होगा एक हेल्थ रेगुलेटर अगर मिल जाए हमें। नहीं, ये दीपक जी धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। हम लोग पिछले बहुत वर्षों से इस पर चर्चा करते रहे हैं कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हेल्थ में बहुत कम है। और अभी भी जो आंकड़े अभी लीड स्टोरी में बताए हैं वो मैं समझता हूँ 51% शायद बताया है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस वजह से 51% कह रहे हैं, जिसमें जो सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स हैं वो भी शामिल होंगी। अदरवाइज अगर आप देखें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोग लेते हैं तो उसकी जो संख्या है बहुत कम है। और अगर हम क्वालिटी गुणवत्ता के साथ अगर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें तो उसमें खर्चा आता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या गैर सरकारी अस्पताल या निजी क्षेत्र में हो। खर्चा तो आता है क्योंकि मशीनें चाहिए और आजकल सभी लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं, उनकी ये आशा भी रहती है कि अच्छा इलाज हो और उस पर खर्चा कम आए। तो इसका एकमात्र उपाय इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस अगर है तो उसके रेगुलेशन भी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनमाना खर्चा नहीं वसूलना चाहिए अस्पतालों को, लेकिन अस्पतालों के रखरखाव में, इक्विपमेंट में, क्वालिटी मेंटेन करने में, फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये एक तरह से, और इसमें करोड़ों लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं इसमें। और आज आप देखिए, अभी आपने सुना भी होगा कि एनएचएस जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके की, वहां पे इस वर्ष में 6ठी बार हड़ताल हुई है और ये डॉक्टर्स की हड़ताल है। और वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे जो वेतन है वो बढ़ाइए, जितने बढ़ाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। ओके। तो आज ये भी एक मुद्दा है कि जो जितने लोग भी हेल्थ केयर में से जुड़े हुए हैं जी। सबको अच्छे वेतनमान होने चाहिए उनके, और यदि वो होंगे तो डेफिनेटली सर्विसेज भी इम्प्रूव होंगी, लोग मन से काम भी करेंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार का एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जी। जिससे लोगों को ये चिंता न करनी पड़े बट सर, इसके कि इसके हमारा खर्चा कहाँ एब्सोल्युटली से सर, आए। अब इसके दो पहलू है सर। अब इसको अगर हम इंश्योरेंस के एंगल से देखेंगे तो हमें बात समझ में आती है, क्योंकि सरकार कह रही है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए ये बहुत जरूरी है। बट अगर आप इंश्योरेंस को छोड़ भी दें सर, इन जनरल भी जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो 14% मेडिकल इन्फ्लेशन हमने देखा है, और एक आदमी, बहुत सारे डेटा सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास में पहुंचते हैं, एक बीमारी होती है सीधा बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। ये स्थिति है हमारे यहाँ। हेल्थ बर्डन हाउस होल्ड्स पर कितना ज्यादा है हम सब जानते हैं। ऐसे में सर क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता कि कोई चेक हो कि अनाप शनाप बिल क्यों लिए जा रहे हैं, अनाप शनाप खर्चे कहां से आ रहे हैं? इसका कोई चेक हो सकता है सर क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग हो सकती है सभी निजी क्षेत्र के अस्पतालों की। और इसमें अच्छा ये होगा कि एम्स जैसे संस्थान है, पीजीआई चंडीगढ़ है, और जो लीडिंग सरकारी अस्पताल है उनमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। और मतलब उसके जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध हैं कि ठीक है, वहां रोगी नहीं पे कर रहा है लेकिन खर्चा तो वहां पे भी हो रहा है, बिल्कुल। और कम नहीं हो रहा है। वहां पे भी खर्चा पूरा होता है। केवल मैं एज रोगी वहां पे खर्च पे नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं पैसे दे रहा हूं क्योंकि टैक्स पेयर उसमें पैसे दे रहा है। जो इंश्योरेंस के साथ भी जो समस्या आने वाली होगी, हम करेंगे भी अगर 100% हम कवरेज कर दें इंश्योरेंस की किसी प्रकार से, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो उसमें लेकिन समस्या ये है कि जो लोग इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे सकते, उनका कैसे इसमें इसके समावेश होगा उनका। तो मेरा मानना ये है कि हर नागरिक को कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 रुपया रोज भी वो अपने स्वास्थ्य के लिए अगर दे सकता है जी। तो वो दे, और जो लोग नहीं दे सकते हैं उसकी भरपाई टैक्स पेयर कर दे। और मैं ये मानता हूं कि अगर 140 करोड़ हमारे यहाँ आबादी है, जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग अगर 1 रुपया रोज भी देते हैं, तो आप समझिए 140 करोड़ रोज आपके जमा हुए, उसको गुणा कर दीजिए हफ्ते में, महीने में, साल में। जी। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, बीमार तो थोड़े लोग ही पड़ते हैं और उनको इलाज की आवश्यकता है। और इसमें जो है मैं समझता हूं कि जैसे अब दिल्ली में भी अभी हुआ है कि लोगों को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको निजी क्षेत्र अस्पतालों में भी कुछ प्रकार से इलाज की सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इसको एक संस्थागत रूप से इसको इस्टेब्लिश करना है। एब्सोल्युटली सर, और और वो इसी के लिए अगर लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आएगी सर। एक इसमें जो बताया जा रहा है कि ये हेल्थ रेगुलेटर का एक जो बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो इश्यू आएगा कि ये स्टैब्लिश होगा तो होगा कैसे ये, क्योंकि लेजिस्लेटिव पर्पस से अगर आप देखें तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब इसको आपको पहले तो अगर अगर आपको एक रेगुलेटर बिठाना है तो हो सकता है ऐसे रिव्यूज़ में देख रहा हूँ लोगों के कि वो कह रहे हैं कि आपको इसको कॉन्करेंट लिस्ट में पहले लाना पड़ेगा स्टेट लिस्ट से, और इसमें पूरा पाले। कंकरेंट तो है ही है, कंकरेंट लिस्ट में तो पहले से ही है। हाँ हाँ। इसको सेंटर को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और फिर सभी स्टेट्स को इसको नहीं सर, शायद अनुपालन हेल्थ। करना होगा, क्योंकि स्टेट्स भी तो इससे जूझ रहे हैं ना आज। हाँ एम्स जैसे संस्थानों में यदि, या दिल्ली के अस्पतालों में जो भीड़ है आज दीपक जी, जी। वो भीड़ क्यों है? आप देखिए दिल्ली में जो रोगी आते हैं उपचार के लिए, उसमें से 50% लोग दिल्ली के बाहर के होते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से आते हैं। 22% जो रोगी हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो कम लोग आएंगे वहां से, तो अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी। और ये मैं समझता हूँ कोविड ने जिस तरह से हमको कुछ एक्चुअली सर, लेकिन देखिए एक्चुअली सिखाया सर है ये जो वो छोटे छोटे शहर हैं, देखिए दो इश्यूज हैं इसमें। और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नीलेश साठे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मेंबर लाइव एडाई के और फॉर्मर ईडी भी हैं एलआईसी के। साठे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हेल्थ रेगुलेटर लाने की बात की जा रही है और आइडिया ये है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल तक पहुंच के लिए आपको एक हेल्थ रेगुलेटर चाहिए, लेकिन बीच में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि हेल्थ रेगुलेटर उन हॉस्पिटल्स पर लगाम लगाएगा जहां अनाप शनाप बिलिंग का प्रॉब्लम है। कितना बड़ा ये इशू है सर एक आम आदमी के लिए और इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत जो है, वो डिमांड जो है वो बहुत सालों से बन रही है, क्योंकि हमने विशेषकर कोविड के दरमियान ये देखा कि इतने अनाप शनाप बिल हॉस्पिटल्स में लगाए थे कि लोगों की पूरी कमर टूट गई बिल पे करते करते। और उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें कि आपने 200 ग्लोव्स का बिल क्यों लगाया। तो ये रेगुलेटर बहुत जरूरी है। अब किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे कोई रेट चार्ट नहीं रहता। यहाँ ईसीजी का ये रेट है, यहाँ पे सीटी स्कैन का ये रेट है। क्यों नहीं होता है? जैसे हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके कैटेगराइजेशन की है एबीसी के तौर पे। तो ए ग्रेड के रेस्टोरेंट में अगर गए तो ए ग्रेड के रेट्स लगते हैं, बी ग्रेड के रेस्टोरेंट में गए तो बी ग्रेड के रेट्स लगते हैं। जैसे मसाला डोसा रहेगा तो ए ग्रेड वाले में 100 है तो बी ग्रेड वाले में 50 हो सकता है जी। और ये रेगुलेट किया हुआ है और उनका मेनू रहता है। तो वो देख के आदमी सोचेगा कि भाई यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। मगर हॉस्पिटल में कोई कार्ड, चार्ट कार्ड नहीं है, तो जाने के बाद जब कहते हैं कि हमें सीटी करना है तो कोई 4000 लगाता है, कोई 10,000 लगाता है।
मैं सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ नीलेश सर। बहुत जरूरत आप प्लीज बने रहिएगा नीलेश सर, मेरे साथ एमसी मिश्रा सर भी हैं। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद सीधा सीधा सवाल ये पूछूंगा कि ये जो आइडिया है पूरा ये इसलिए है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी कि इंश्योरेंस सस्ता हो। अगर एक हेल्थ रेगुलेटर आया, अनाप शनाप बिलों पर लगाम लगी, तो क्या हमारा इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा? ये भी एक सीधा सवाल है, इसको पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फटाफट से पहले हम पोल देख लेते हैं। जो दर्शकों से हमने पूछा था, जबरदस्त रिस्पांस आया वहां पर। हमने सीधा सीधा पूछा था कि क्या हॉस्पिटल्स का जो मनमाना बिल वसूली है उसको रोकने के लिए हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है। देखिए एक तरफा 96% लोगों ने हाँ बोला है, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, सिर्फ 4% हैं जो ना में जवाब दे रहे हैं। यानी कि पूरा देश चाहता है, कम से कम इस डेटा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि रेगुलेटर आए, सरकार भी यही चाहती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। कमेंट भी बताएंगे थोड़ी देर में कि कौन कौन से कमेंट्स इस बार हमने सेलेक्ट किए हैं। लेकिन क्विकली साठे सर ये बताइए, क्या इससे इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा? क्योंकि सरकार यही कह रही है इंश्योरेंस सस्ता होगा, सुलभ होगा तो सब लेंगे। पक्का होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे तय होता है? मॉर्बिडिटी की प्रोबेबिलिटी जो होती है कि जैसे समझ लीजिए कि 10 लोग 1,000 का प्रीमियम दे रहे हैं और एक किसी को 10,000 रुपए का एडमिशन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद खर्चा उठाना पड़ता है। अब अगर ये 10,000 के बजाय बिल अगर 5,000 का आएगा रेगुलेटर आने के बाद, तो स्वभावतः प्रीमियम जो है वो 1,000 के बजाय 500 रुपए आएगा। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इंश्योरेंस कंपनीज भी क्लेम देती है तो कहाँ से देती है? ऐसे जो लकी लोग हैं कि जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल में, वो लोग जो प्रीमियम भरते हैं उन्हीं से तो इनका क्लेम जाता है। तो अगर क्लेम की अमाउंट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रीमियम की अमाउंट भी कम होगी। तो ये तो बिल्कुल तय है कि अगर रेगुलेटर आएगा, और रेगुलेटर आने की बहुत सख्त जरूरत है हॉस्पिटल्स पे, तो बिलिंग कम होगा, और बिलिंग कम होगा तो प्रीमियम भी कम होगा। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए जरूरी नहीं है मिश्रा सर, ये हेल्थ फॉर ऑल जिसके लिए हम लगे हुए हैं, हेल्थ फॉर ऑल तक पहुंचा जाए। जो आप कह रहे हैं कि पूरे देश से लोग एक एम्स में आ जाते हैं, वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है बिकॉज लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एम्स में क्यों आते हैं लोग? क्योंकि अपने अपने शहरों में वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक अफोर्डेबिलिटी भी आएगी सर अगर इंश्योरेंस सबके पास है, और वो भी सस्ता इंश्योरेंस है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये इतने वर्षों से ये बात कह रहा हूं। मैंने जैसे ये कहा कि 1 रुपया रोज भी अगर आप ले लें हम अपने सारे जनसंख्या से, जी, समस्या हमारे यहाँ यही है कि लोगों के पास वो 500 रुपए भी नहीं है या वो 1 रुपया भी नहीं है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी, ये समस्या है। बिल्कुल, इंश्योरेंस तो वर्क ही इसी प्रेमाइस नहीं पर जो करता है। जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए तो आयुष्मान भारत जैसी योजना है, सरकार की तरफ से इंश्योरेंस का भी है। जी बिल्कुल, उनको मिला के ही जो 51 करोड़ आपकी फिगर जी है, हाँ, वो उनको मिला के है, क्योंकि 51 करोड़ अदरवाइज परचेज नहीं किया हुआ लोगों ने इंश्योरेंस। Absolutely. तो मेजॉरिटी हमारी जो जनसंख्या है अभी इंश्योरेंस नहीं लेती है, लेकिन हाँ इस तरफ अब लोग चल पड़े हैं। और अगर ये आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा हेल्थ लोगों को सुविधा मिलने के लिए। और दूसरे और तरीके भी हैं, जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में आप ले लीजिए, जिससे किसी का भी एक्सीडेंट हो, किसी भी अस्पताल में उसका इलाज होगा और वो उसका जो रिएम्बर्समेंट है वो हो जाएगा। आज क्या है कि जितने भी एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में उनको इलाज नहीं मिलता है। वो इंश्योरेंस उतना एकदम से नहीं मिलता है समय से। तो बहुत सारे इसमें और बहुत सारे पहलू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम लेंगे अपने दर्शकों के रिएक्शंस, क्या क्या वो 2 कमेंट जो हमने आज चुने हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके लोगों के। पहला है सूर्य प्रभा गुप्ता सोना, ये है हैंडल का नाम। सूर्य प्रभा गुप्ता सोना ये इस हैंडल का नाम है। इन्होंने लिखा है कि यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स टेक अननेसेसरी बिल। देखिए इतने सारे रिएक्शन आए ना, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन समझिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब लोग ये मानते हैं कि अननेसेसरी बिल्स लिए जाते हैं। दूसरा जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो सौरभ कैप्स 39, ये है इनका हैंडल का नाम। और ये लिख रहे हैं अगर बीजेपी ने
ये कर दिया तो 2024 में 350 प्लस पक्का। तो देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकली भी लोग जोड़ते हैं इसको लेकिन ये मजेदार कमेंट है, ये मजेदार है कि अगर बीजेपी ने ये कर दिया, देखिए 300 350 प्लस का प्रेडिक्शन दे रहा है कोई आदमी, जनता दे रही है और कह रही है कि हेल्थ केयर में हमारा दुरुस्त कर दो, हेल्थ रेगुलेटर दे दो, तो आप समझ सकते हैं ये मास लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली आवाज है, इसलिए हमने इसे चुना है। साठे सर, आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? आप लोग भी थे एडाई में, आप लोगों ने भी मीटिंग्स करी होंगी, अब तक प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा हो क्यों नहीं पाया? नहीं, इसमें काफी प्रेशर है बाकी हॉस्पिटल से भी, और ये आसान नहीं है उतना, क्योंकि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ आता है तो ये कई पहलू है इसमें, और इसीलिए ये थोड़ा समय लगा इसको। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल्स जो है उनको रेगुलेटर के दायरे में लाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को भी मालूम था, मगर ये आसान नहीं है क्योंकि प्रेशर बहुत है। अब देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो कमर्शियल हॉस्पिटल्स बने हैं, अब वो तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, अदानी के हैं, अंबानी के हैं, हमें तो मुंबई में मालूम है। अब इनका भी तो कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा ही ना। तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी सोचा है, जो कि जोशी साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने अनाउंस किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटर आएगा, बहुत अच्छी स्टेप है और मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। देखते हैं कि ये हेल्थ रेगुलेटर कब तक स्टैब्लिश होता है। देखिए इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हमने बताया कि प्रोसीजरल एक इश्यूज इसमें आ सकते हैं, कैसे रेगुलेट, लेकिन सरकार ने अब स्टेप उठा लिया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आए। और देखिए इंश्योरेंस फॉर ऑल हो, हेल्थ फॉर ऑल हो, ये गोल्स हैं, ये पूरे हों, लेकिन साथ में जो हॉस्पिटल्स के चार्जेस हैं, ओवर चार्जिंग का जो इशू है, ये हर हाल में एड्रेस होना चाहिए। आम आदमी के पक्ष में यही बात रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपने वक्त निकाला। सर साठे सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।